नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 7। और ये रिवीजन कोर्स में अपन आज पाठ नंबर 7 का रिवीजन करने वाले हैं। तो पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। कि अब से पहले हमने जय प्रक्रम में अध्ययन किया था कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाएं होती हैं। श्वसन है, उत्सर्जन है, हाँ, परिसंचरण तंत्र है। उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं, जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन उन सभी क्रियाओं का यानी हमारे शरीर से जुड़ी हुई हर एक क्रिया का हमारे शरीर में नियंत्रण होता है। और नियंत्रण के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है उसी की तरह। तो आज हम इसी अध्याय का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय, कि जो भी कार्य हो रहा है उसका नियंत्रण हम किस प्रकार से करें। हाँ, यानी हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, इन हर एक क्रिया का कहीं ना कहीं हमारे शरीर से संबंध है। यानी हर एक क्रिया हमारे शरीर कंट्रोल करता है और उनका समन्वय करता है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें नियंत्रण और समन्वय की, तो नियंत्रण और समन्वय के लिए हमारे शरीर के अंतर्गत दो चीजें काम में आती हैं। एक तो है तंत्रिका तंत्र। जी हाँ दोस्तों, नियंत्रण और समन्वय का कार्य जो करता है, एक तो है तंत्रिका तंत्र और दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये दो कार्य, ये जो दो तंत्र हैं, दो सिस्टम हैं, ये तंत्रिका तंत्र और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये नियंत्रण करती। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो तीसरी चीज है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी के अतिरिक्त, वो है पेशियां। इन तीनों के जरिए हमारे शरीर की जो हर एक क्रिया है, हर एक मूवमेंट्स है, उसका क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र, कि हमें कोई भी ऐसी अकस्मात घटना घटती है तो उसके बारे में हमको क्या है, तुरंत उसका पता चल जाता है। क्या सिस्टम है, क्या हमारे शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम है जो हमें हर एक क्रिया का तुरंत पता चल रहा है। तो वो सभी निर्धारण करता है तंत्रिका तंत्र। यानी अकस्मात कोई भी चीज की सूचना तुरंत हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है और मस्तिष्क के जो भी आदेश आते हैं वो हमें उस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ आप ये काम करो। तो तंत्रिका तंत्र को समझते हैं अपन सबसे पहले। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कि जो भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी सूचना घटती है उसका हमें तुरंत पता चलता है। और जो पता चलाने वाली जो तंत्रिका तंत्र के अंदर कोशिकाएं काम करती हैं, यानी कोशिकाओं जो काम करती है उनको कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका, या दूसरा नाम है न्यूरॉन्स। जी हाँ दोस्तों, ये वो कोशिकाएं हैं जो किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। यही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी किसी उद्दीपन के प्रति जो भी क्रिया होगी वो कौन करवाएंगी, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स। यानी ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारे संपूर्ण शरीर के अंतर्गत फैले हुए हैं। यानी उन सभी इंद्रियों के अंदर फैले हुए हैं जो हमारे लिए कार्य करती हैं। जैसे इंद्रियों की बात करें हम, ज्ञानेंद्रियों की, तो ज्ञानेंद्रिय हमारे जैसे नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये तमाम जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमें अनेक प्रकार की चीजों से अवगत करवाती हैं, चाहे स्वाद से हो, चाहे सुनने से हो, चाहे देखने से हो। इसके अलावा आंखें। तो इनमें जो भी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं या वहां से जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उन सभी का कार्य किया जाता है न्यूरॉन्स के द्वारा। और ये तंत्रिका तंत्र का यही काम है कि वो सूचनाओं को उस अंग से लेकर के मस्तिष्क और मस्तिष्क के वापस
उस अंग की पेशी तक पहुंचाने में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तंत्रिका तंत्र के अंदर जो न्यूरॉन्स कार्य करते हैं ये किस तरह के होते हैं, क्या इनकी संरचनाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी तंत्रिका की संरचना है जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। तो इसमें सबसे आप मेन देखेंगे कि यहाँ पर एक केंद्रक है। केंद्रक के अलावा जो बाकी का पार्ट बचा है ये कोशिका है, ठीक है। इसके अलावा ये ध्रुमिका है और ये अंतिम सिरा और ये एक्सोन है। अब यहाँ पर देखें कि इसके जो विभिन्न सिरे हैं ये यहाँ पर सूचनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ये तंत्रिका है इसमें सूचनाएं किस रूप में संचरण करती हैं। तो आप नोट करें कि तंत्रिका के अंदर जो सूचना है वो विद्युत आवेग के रूप में संचरित होती हैं। यानी इस तंत्रिका के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग के रूप में संचरित होंगी। और यहाँ से जो आप ये भाग देख रहे हैं ध्रुमिका, यहाँ से सूचनाएं ली जाती हैं यानी, और उसके बाद में सूचनाएं आती हैं कोशिकाएं और उसके बाद में तंत्रिका से होती हुई अंतिम सिरे तक जाती है। तो अपन यहाँ पर इसके प्रत्येक एक एक भाग को देखेंगे। आप सबसे पहले अपन देखेंगे ध्रुमिका को। तो जो ध्रुमिका है ये सूचनाएं प्राप्त करती है, यानी जो ये ध्रुमिकाओं का सिरा ये जो भाग है ये सूचनाओं को प्राप्त करता है। उसके अलावा जो दूसरा भाग है कोशिका का है, इसके अंतर्गत सूचनाएं आती हैं। अब आती किस रूप में कि ध्रुमिका से और यहाँ तक जो सूचनाएं आती है वो आती है विद्युत आवेग के रूप में। यहाँ पर बात करें सूचना आती है अपने शरीर की ग्राही यानी कि अंग से, ठीक है। यहां से जो सूचनाएं आती हैं वो आती हैं ध्रुमिका के अंदर आती हैं। और ध्रुमिका के अंदर जो सूचनाएं आती हैं वो आती हैं रासायनिक रूप, ठीक है। यहां से ध्रुमिका क्या करती है, इन सूचनाओं को विद्युत आवेग में परिवर्तित करती है। यानी एक ऐसा रसायन उत्पन्न होता है ये वाला और इन सूचनाओं को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देता है। विद्युत आवेग से सूचनाएं जाती हैं कोशिका काय के अंतर्गत यानी इस वाले भाग में, ठीक है। और जब यहां से सूचनाएं एक्सोन के जरिए, एक्सोन के अंतर्गत भी सूचनाएं विद्युत आवेग में संचरित होती हैं, यहां से एक्सोन, ठीक है। तो अब यहां पर हम करें तंत्रिकाक्ष या एक्सोन का कार्य क्या हो गया कि ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में संचरित करता है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में संचरित करता है। उसके बाद में आता है अंतिम सिरा। अंतिम सिरा की बात करें तो अंतिम सिरा में सूचनाएं हैं जो वापस जो विद्युत आवेग के रूप में आई थी वो वापस रासायनिक रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका या अन्य पेशी के अंतर्गत या फिर किसी भी ग्रंथि के अंदर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर अंतिम सिरे के बाद में एक संरचना का निर्माण होता है और उसको हम बोलते हैं, क्या बोल देंगे, सिनेप्स या दूसरा नाम है अंतग्रंथन। अंतग्रंथन कहाँ बनेगा, ये वाली साइड पे, यानी ये जो रिक्त स्थान है, ये जो अंतिम सिरा है ये किसी अन्य दूसरी पेशी कोशिका या फिर अन्य तंत्रिका कोशिका से जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ से सूचनाएं अन्य जो तंत्रिका कोशिका या अन्य पेशी कोशिका है तो उसके अंतर्गत स्थानांतरित होंगी और वो किस रूप में होंगी, वो भी रासायनिक रूप में नहीं, वापस विद्युत आवेग से रासायनिक रूप में। और अगर तंत्रिका कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है तो वापस कहां पर आएगी,
ध्रुमिका के, यानी अंतिम श्रेय और अन्य तंत्रिका कोशिका के बीच में जो अंत ग्रंथन है या रिक्त स्थान है, उसी को हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न की सिनेप्स क्या है। ठीक है, तो ये तो अपनी नॉर्मल क्रिया विधि है कि तंत्रिका कोशिका में किस तरह से सूचनाएं एक स्थान से आती हैं और किस तरह से कोशिका के अंदर संचरित होती हैं और दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं की। क्या सूचनाओं का स्थानांतरण हो गया, उसके बाद में हम जो सूचनाएं आई हैं किसी उद्दीपन के प्रति हमारे शरीर की क्या क्रिया रहती है, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया। तो आइए देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया, जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि चोट लगने पर तुरंत अपने पैर को ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, खाना अपने सामने देखने पर हमारे मुंह से पानी आने लग जाता है। छींकना, खांसना, एग्जांपल्स देखते हैं अपन। छींकना, खांसना, खाना देखने पर मुंह में पानी आना। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम चोट लगने पर दर्द महसूस होना। ठीक है, और उसके अलावा हम देखें तो कोई घटना देखने पर मुंह का खोलना। हम करते हैं, कोई अचानक कोई चीज हो गई, अपन करते हैं ना, आराम क्या हो गया, ना क्या ऐसी चीज हो गई, तो हमारी तुरंत अनुक्रिया निकलती है कि ये किस प्रकार की। तो हम देखते हैं कि उद्दीपन के प्रति हम किस प्रकार की अनुक्रिया कर रहे हैं, यही चीज है प्रतिवर्ती क्रियाएं। यानी तुरंत हमें पता चलता है, हमारा कोई हाथ गर्म वस्तु पर टच हुआ और टच होते ही हमारे उस उद्दीपन को देखते हुए हमारे क्या क्रिया हुई कि तुरंत हमने हाथ वहां से उठा लिया। तो ये क्रियाएं कहलाती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। किसी जैसे ही उद्दीपन उत्पन्न हुआ उसके प्रति हमने क्या अनुक्रिया की, तो वो है प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब प्रतिवर्ती क्रिया के अलावा अब अगर हम कुछ ऐसे जीवों की बात करें कि वहां पर अगर हम चोट लगे तो उसका संचरण वो धीमी गति से होता है, या अगर हम बात करें पैर से चोट लगी तो उसको मस्तिष्क तक आने में, क्योंकि हम जानते हैं मस्तिष्क की उस सूचना के बारे में सोच विचार करके क्या निर्णय लेना है वो सुनाएगा। तो अगर उसमें टाइम लग गया, तो टाइम लगने के लिए हमारे शरीर के अंतर्गत एक और संरचना का निर्माण होता है और उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलेंगे उसको? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप यानी प्रतिवर्ती चाप क्या है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में भाग लेने वाली जो कौन सी आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका और उसके साथ साथ में मेरुरज्जु, आप नोट करेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं में भाग लेने वाली आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका तथा मेरुरज्जु मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं।
यानी अगर सूचनाएं, ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या करती है कि ये जो उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया करनी है उसकी स्पीड को बहुत गुना बढ़ा देती है, बहुत स्पीड से कर देती है। यानी क्या है कि इनके बीच में कौन आ जाता है, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु वह हिस्सा है जहां पर न्यूरॉन्स का जाल बिछा रहता है। यानी ये तुरंत सूचनाओं और इसका जुड़ाव रहता है मस्तिष्क से। तो जैसे ही ये जो आगत तंत्रिका है, आगत तंत्रिका का मतलब है किसी भी अंग विशेष से उद्दीपन प्राप्त करती है और उसको लेकर के जाएगी। अब ये जाती है तो अब मस्तिष्क तक नहीं पहुंचे, इससे पहले ही ये मेरुरज्जु को वो सूचनाएं देती है, और मेरुरज्जु जुड़ा हुआ है मस्तिष्क से, और मस्तिष्क से जो भी निर्णय आते हैं वो तुरंत मस्तिष्क से मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से वापस निर्गत तंत्रिका में पहुंचते हैं और वहां से तुरंत ही पेशी को पहुंचा दिए जाते हैं। अगर बात करें हम जैसे ग्राही, जहां से सूचनाएं आएंगी और उसके बाद में ये कौन लेकर जाएगा इनको, आगत तंत्रिका। सूचनाओं को ले जाने वाली तंत्रिका होती है आगत तंत्रिका। अब ये आगत जो तंत्रिका है ये कहां तक लेके जाएगी, यानी इसका दूसरा नाम है संवेदी, संवेदी तंत्रिका। ये लेकर जाएगी मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु की जो तंत्रिक वो जुड़ा हुआ है कहां से, मस्तिष्क से। अब जो भी निर्णय आएंगे वो वापस इस मेरुरज्जु से लेकर आएगी प्रेरक तंत्रिका, और प्रेरक तंत्रिका से जो भी सूचना आएगी वो आती है पेशी के अंतर्गत, और पेशी उसी के हिसाब से अपना कार्य करती है कि भाई जो सूचना आई है, क्या सूचना आई है और अपन को क्या काम करना है। मान लो हमारा हाथ किसी गर्म स्थान पर चला गया, तो वहां से जो संवेदी कोशिका है वो सूचना को लेकर गई और मेरुरज्जु तक उसने सूचनाएं पहुंचाई। मेरुरज्जु ने तुरंत सूचनाएं माइंड को दी, माइंड ने उस पर सोच विचार किया, और सोच विचार करने के बाद में तुरंत आदेश दिया, और वो आदेश तुरंत मेरुरज्जु आया, और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका है वो तुरंत उससे अंग विशेष जहां पर जो उद्दीपन उत्पन्न हुआ है वहां पर उस सूचना को पहुंचा देता है, और पेशी अपना कार्य करती है। और पेशी को सूचना क्या मिली है गर्म, कि अपने का हाथ उठा लो, तो अपन तुरंत अपना हाथ वहां से उठ जाता है। तो ये क्रिया है प्रतिवर्ती चाप की। अब जो प्रतिवर्ती चाप है ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को बहुत तेजी से कर देता है, इसलिए तुरंत अपने को क्षण भर, मतलब आप मानो किसी कांटे पर अगर पैर गया तो आपको पता नहीं चलता तब तक अपना पैर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो ये अपने शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज है कि प्रतिवर्ती चाप अगर नहीं होता या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती तो क्या है, अपन कहीं पे भी कांटों पे डोलो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सूचनाएं तो जा ही नहीं रही, पता ही नहीं है, महसूस ही नहीं हो रहा अपने को। ठीक है, तो ये क्रियाएं हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित। अब अपन देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र है जो अपना कितने प्रकार का है। देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, तंत्रिका तंत्र के प्रकार, और अपन जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिनमें सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपन की जो शरीर की संपूर्ण क्रियाएं प्राप्त होती है उनका नियमन करता है। तो सभी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 2 अंग आते हैं अपने शरीर के, और वो एक है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और दूसरा जो तंत्रिका तंत्र का प्रकार है वो है परदीय तंत्रिका तंत्र।
परिधीय तंत्रिका तंत्र। जी हाँ दोस्तों, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका निर्माण क्या होता है कि मस्तिष्क, इन दोनों से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं वो मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर इसका निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है कि जो भी सूचनाएं हैं उनको शीघ्रता से पहुंचाने में हमारी सहायता करता है, यानी सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसकी सहायता करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज अपन देखें कि मस्तिष्क से कौन सी निकल रही है, कपालीय तंत्रिका, ठीक है, और मेरुरज्जु से निकलती है मेरु तंत्रिका। तो ये दोनों मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जी हाँ दोस्तों, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये चेतना से परे है, यानी इसके अंतर्गत सभी, अगर हम माने तो जैसे जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर अपने चेतना या सोच समझ का कोई भी अपना सोचने समझने का बस नहीं होता है, या जिन पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यह चेतना के स्तर के नीचे का कार्य करती है। किससे करती है, चेतना से नीचे स्तर का कार्य करती है। तो अपने शरीर के अंतर्गत तीन प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब अपन सबसे पहले जो अपन के सिलेबस के अंतर्गत है, और एक बात आप ध्यान से लगाना है कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और जो भी इतना सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के आधार पर है, न कि पूर्ण। जितना आपके सिलेबस में है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला भाग, और वो है मस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क अपन पढ़ने वाले हैं। मस्तिष्क की बात करें तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। ये हमारे शरीर का मेन कंट्रोलर है, तो सबसे प्रमुख अंग हुआ। उसके अलावा मस्तिष्क व मेरुरज्जु होते हैं, दोनों के दोनों शरीर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उनका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। उसके बाद में सूचनाओं को संबंधित जो पेशी उसको स्थानांतरित करते हैं। तो दूसरा हो गया ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु संपूर्ण शरीर से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, समाकलन करते हैं और संबंधित पेशी को स्थानांतरित करते हैं। ये मस्तिष्क का मेन भाग है कि ये क्या करता है कि जो भी सूचनाएं आती हैं उनको समाकलन करके, सोच विचार करके कि क्या आदेश देना है, सूचनाएं कैसी हैं, उनको तुरंत फॉरवर्ड करता है। उसके अलावा मस्तिष्क की अगर संरचना के बारे में बात करें तो ये बहुत ही जटिल संरचना पाई जाती है। मस्तिष्क की संरचना बहुत जटिल होती है। इसके अंदर न्यूरॉन्स का
जाल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये मस्तिष्क है अपना, ये न्यूरॉन्स का इसमें बहुत तगड़ा जाल पाया जाता है। और दूसरा, सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण। जो मस्तिष्क है अपना, ये शरीर की सभी ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, उन सभी क्रियाओं का, सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके, हालांकि यूँ तो हम कहें कि मस्तिष्क बहुत डिफिकल्ट है, पर अपन तो अपने सिलेबस के आधार पर यहाँ पर अध्ययन करेंगे इसका। इसके अलावा हमारे जो सोचने की शक्ति है और उस सोचने से संबंधित जो भी आदेश हमको देने हैं, उनकी अनुमति प्रदान करता है मस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, सोचने और सोचने से संबंधित क्रिया, सोचने व सोचने से संबंधित क्रिया, सोचने और सोचने से संबंधित जो भी क्रिया है उसका क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। संबंधित क्रिया का हमें ऑथोरिटी देता है कि हाँ आप ये करो या मत करो। उसके अलावा इसके कार्य को आसान बनाने के लिए इसकी मदद करता है परदीय तंत्रिका तंत्र, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में, कि ये जो मस्तिष्क है अपना, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये जो भी भाग है वो किस किस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क के प्रकार, सबसे पहले तो अब जो ये संरचना आपको दिख रही है मस्तिष्क की, बहुत डिफिकल्ट संरचना है, लेकिन यहाँ पर अपन इनके सभी महत्वपूर्ण पार्ट देखने वाले हैं। जैसे अगर आप सामने की साइड देखो तो मस्तिष्क का पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रमस्तिष्क का, जो कि माइंड का 2/3 भाग बनाता है। उसके अलावा हम जो पीछे मध्य सेंटर भाग है, इसके अंदर मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाला है जो कि पश्चिम मस्तिष्क होता है। इनके अंतर्गत पश्चिम मस्तिष्क के अंदर अपन पोन्स भाग, मेडुला ऑब्लिंगेटा और अनुमस्तिष्क और इनका अध्ययन करेंगे। तो आप संरचना देखें, बहुत जटिल संरचना है। अपन यहाँ इस सिलेबस के आधार पर और अपने जितनी जानकारी उसके आधार पर सिर्फ अपन इनके भागों के बारे में और इनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो पहला जो भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क की भाग करें तो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग प्रमुख यही है, सोचने वाला भाग, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कि ये बुद्धि, यानी जो अपनी आईक्यू है, आईक्यू का जो मेन पार्ट है वो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत विभिन्न जो कार्य हैं उनके केंद्र होते हैं, जैसे सोचना हो गया, सुनने, सूंघने, देखने। ठीक है, इनके अलावा दुख, दर्द, घृणा, प्यार आदि के केंद्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी कार्यों के जो केंद्र होते हैं वो होते हैं इस अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत, और ये इन सभी कार्यों करना है। और जो मेन कार्य है इसका, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो है अपन के जो भी आदेश उनको सोचना, समझना, अपना जैसे अपन कहते हैं माइंड, बुद्धि, तो वो इसी के अंतर्गत आता है और उसका मेन कार्य यही है। तो इसका जो मेन भाग है वो है प्रमस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, क्या भाग है? प्रमस्तिष्क, और ये है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, बड़ा भी कितना,
मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। यानी अपना जो संपूर्ण ये मस्तिष्क है इसका 2/3 भाग तो प्रमस्तिष्क की, इसलिए। और ये किस काम आता है, ये अपने माइंड यानी बुद्धि का कार्य करता है, जो करता है प्रमस्तिष्क के अंतर्गत 2/3 भाग है। और इसके अगर आप देखें तो ये 2 गोलार्धों या 2 भागों में विभक्त होता है, ये 2 भागों में विभक्त होता है। जो 2 भाग अगर हम बात करें अपने जो सामने से, अगर माइंड ये जो अपना मस्तिष्क है तो इसके बीचों बीच ये 2 गोलार्धों में विभक्त होता है, एक इधर और एक इधर। तो इन दोनों गोलार्धों को एक संरचना से जोड़ता है जिसका नाम है कार्पस कैलोसम। क्या नाम है, यानी जो दोनों गोलार्ध हैं, अगर प्रमस्तिष्क की बात करें तो जो ये 2 गोलार्ध हैं, इन 2 गोलार्धों के बीच में ये जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमस्तिष्क के 2 अर्ध भागों को जोड़ने वाली संरचना या कौन जोड़ता है, तो वो है कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये जोड़ता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो जो मेन चीज है वो इसकी संरचना हो गई, और दूसरा हो गया ये जो भाग है ये है बुद्धि का भाग, यानी यही है हमारी बुद्धि का केंद्र या बुद्धि का भाग, जो हमें सोचने, विचारने, समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगर मस्तिष्क का एक अन्य दूसरा भाग और है इसके अलावा, और वो है डायसेफेलॉन। क्या है, डायसेफेलॉन। दूसरा भाग देखते हैं, प्रमस्तिष्क है जो मेन इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, दूसरा है डायसेफेलॉन। दूसरा भाग है डायसेफेलॉन, और डायसेफेलॉन के अंतर्गत अपन 2 संरचनाएं पढ़ते हैं, एक तो है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। अब अगर बात आई है कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस है, तो ये हमारी कुछ तो ऐच्छिक क्रियाएं हैं और कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनका नियंत्रण करता है। तो मैं बात करूं यहाँ पर ताप दर्द जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, डायसेफेलॉन। क्या करता है, डायसेफेलॉन। तो इसका पहला एक पार्ट है और उसका नाम है थैलेमस। ठीक है, जो थैलेमस भाग है ये क्या करता है कि जो अपनी संवेदी और प्रेरक कोशिकाएं उनका स्थल है, ये संवेदी यानी सूचनाओं को ले जाने वाली व प्रेरक कोशिकाओं का स्थल है। ठीक है, दूसरा भाग है इसका हाइपोथैलेमस। ये भाग है, ये किसका काम करता है, एक तो ताप, भूख, प्यास। ठीक है, तापमान, उसके अलावा भूख प्यास है, खाने पीने की इच्छा है तो खाना पीना। ये हमें कैसे पता लगे कि हमें भूख लगी है, या हमें ये कैसे निर्धारण करें कि अब हम भोजन कर रहे हैं, अब हम पर्याप्त भोजन कर लिया है, अब हम बंद कर दें। तो इन सभी खाने पीने से जो संबंधित चीज है उनका नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, और थैलेमस इन चीजों का कंट्रोल करता है। आइए, दूसरा जो मस्तिष्क का भाग है वो है मध्य मस्तिष्क। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क है ना, जो अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि हाइपोथैलेमस और पोन्स, जो पोन्स भाग है, तो हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस ये रहा, ये अगर मस्तिष्क का भाग है, और पोन्स भाग है जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। उन दोनों के बीच में हाइपोथैलेमस व पोन्स के मध्य में स्थित होता है।
यानी कि जो अपन का हाइपोथैलेमस है, मेडुला ओब्लिगेटा से ऊपर का जो क्षेत्र होता है और पोन्स भाग है, उन दोनों के सेंटर में होता है मध्य मस्तिष्क। अब ये क्या करता है, ये अपना जो मस्तिष्क है उसका संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, मस्तिष्क का संतुलन। जी हाँ दोस्तों, किसका, मस्तिष्क का संतुलन। भाई ये जरूरी है, जब मस्तिष्क अगर अपने सारे शरीर का संतुलन बना रहा है तो मस्तिष्क का संतुलन बनाने वाला भी चाहिए। तो जो मध्य मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का संतुलन बनाता है और इसके अंतर्गत जो श्रवण शक्ति है उसके श्रवण शक्ति का नियंत्रण करता है। श्रवण शक्ति का नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, ये है अपना मध्य मस्तिष्क और अंत में आता है अपना पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क है वो हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, उन दोनों का नियंत्रण करता है। कुछ क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और कुछ का करता है तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क की बात करें तो शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, शरीर की ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का आप ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं तो समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उन पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जब मैंने उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो मूत्राशय है वो अपनी ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अपन जितना चाहें वो उतना कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहें जब मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, तो ऐसी क्रियाएं। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जैसे अचानक से मुंह में लार आई, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा किसी चीज को देख करके आश्चर्य करना, या फिर हमारी धड़कन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो आप जानते हो तो सिस्टम खराब। उसके अलावा श्वसन दर है, रक्त दाब है, ये सभी क्रियाएं अनैच्छिक है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर हमारा कंट्रोल होता तो हम शायद नहीं होते, इसलिए बढ़िया है कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो पश्च मस्तिष्क पहली बात तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो मेन पार्ट है वो है अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के बाद में जो है अनुमस्तिष्क, यानी पश्च मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर हम बात करें वो है अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो अनुमस्तिष्क का काम है शरीर का संतुलन बनाना। वो संतुलन नहीं, क्रियाओं का संतुलन मस्तिष्क बना रहा है, लेकिन ये जैसे साइकिल चलाना, पेंसिल चलाना, दौड़ना, चलना, यानी इसके अंदर हम जानते हैं कंट्रोल चाहिए, संतुलन चाहिए। पेंसिल चला रहे हैं, पेंसिल में कंट्रोल चाहिए, साइकिल चला रहे हैं, कंट्रोल चाहिए, संतुलन चाहिए। तो इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो करता है अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है पोन्स। ठीक है, पोन्स भाग करता है हमारी जो श्वसन दर है, श्वसन दर पर नियंत्रण करता है, श्वसन दर पर नियंत्रण। उसके अलावा अगर हम तीसरा भाग देखें वो है मेडुला ओब्लिगेटा। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं उन पर नियंत्रण करता है, जैसे हृदय दर। ठीक है, उसके अलावा रक्तचाप हो गया। उसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब जो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये भी अपने कंट्रोल में नहीं, क्योंकि अगर ये कंट्रोल में होती तो हम ये कार्य नहीं कर पाते, हम चाहते तो ये काम होता नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी जो, इसके अलावा श्वसन दर में भी ये कार्य करता है। ठीक है,
तो ये तमाम जो क्रियाएं अपने शरीर के, जिसमें अनैच्छिक और ऐच्छिक, इन सभी की क्रिया हमारे मस्तिष्क के द्वारा होती हैं। मस्तिष्क के अपन ने महत्वपूर्ण पार्ट देखे और उन सभी के कार्य अपन ने यहाँ पर देखें। अब आप अगर बात करें कि अगर इतना महत्वपूर्ण पार्ट है, मस्तिष्क है, तो इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क की सुरक्षा किस प्रकार होती है। तो बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा, तो सबसे पहले मस्तिष्क की सुरक्षा करें तो मस्तिष्क क्या होता है, तो मस्तिष्क एक कंकाल के बॉक्स में बंद रहता है। यानी एक हड्डियों का ढांचा है, ये अपन जानते हैं, कपाल है ऊपर, ये इंच का ढांचा है, इसके अंदर बंद रहता है और इसके अंदर एक तरल भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एक तरल। इस कंकाल के अंदर एक तरल भरा रहता है। ये जो तरल है ये होता है आघात, जो प्रघात अवशोषक, जो होता है प्रघात अवशोषक। प्रघात अवशोषक यानी अगर कोई भी चोट हमें ऊपर से लगेगी तो उन सभी आघातों को ये जो तरल पदार्थ है ये अवशोषित कर लेगा और हमारे मस्तिष्क तक उस चोट को नहीं पहुंचने देता है। तो इस प्रकार से हमारी जो सुरक्षा होती है मस्तिष्क की। इसके अलावा हम बात करें कि मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की सुरक्षा क्या होती है। तो पहली बात तो मेरुरज्जु पाया कहाँ जाता है, मेरुरज्जु पाया जाता है हमारे माइंड से मस्तिष्क से निकलता है और रीढ़ की हड्डी के बीच में। तो मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करेगा, कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी इनकी सुरक्षाएं करती हैं ताकि इन पर कोई भी चोट नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देखा है जीव जंतुओं के अंतर्गत समन्वय, जो कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है और उसके विभिन्न प्रकार अपन ने देखे हैं। अब अपन देख लेते हैं कि पादपों के अंदर भी तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उनके अंतर्गत समन्वय का कार्य कौन करता है। पादपों में समन्वय, तो पादपों में समन्वय की बात करूं तो पादपों में जीव जंतुओं की तरह ना ही तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही उनके अंतर्गत हमारी तरह मेरुरज्जु या फिर ना ही तंत्रिका कोशिकाओं का विकास होता है, ना तंत्रिका कोशिकाएं होती। तो अब इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाए, इन पेड़ पौधों के अंतर्गत उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करें, और इनके अंतर्गत जो क्रिया होती है ज्यादातर वृद्धि से संबंधित होंगी या वृद्धि या अवृद्धि से होंगी, यानी वृद्धि करे या नहीं करे। तो पादपों के अंदर बात करें तो हम पादपों के अंदर दो प्रकार की वृद्धियां पाई जाती हैं। दो प्रकार की वृद्धियों में पहली वृद्धि तो ऐसी होती है जिसमें उद्दीपन के लिए क्या होती है, प्रबल अनुक्रिया होती है। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, यानी कोई भी उद्दीपन प्राप्त हुआ, जो पादप है उसके प्रति तुरंत अनुक्रिया दिखाता है। अब क्यों दिखाता है, क्योंकि ना तो उनके अंतर्गत हमारी तरह तंत्रिका तंत्र है, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, फिर भी ये तुरंत अनुक्रिया क्यों दिखाता है। तो इनके अंतर्गत जो ये घटनाएं होती हैं ये होती हैं वैद्युत रसायन माध्यम से। आप नोट करना, किस माध्यम से, वैद्युत रसायन। ये वैद्युत रसायन यानी रसायन लिक्विड इन के माध्यम से ये तुरंत अनुक्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, छुई मुई का पादप है, छुई मुई का पादप, छुई मुई के पादप को जैसे अपन स्पर्श करते हैं तो वो तुरंत उसकी पत्तियां नीचे झुके जाती हैं। अब ये पत्तियां नीचे क्यों झुकती हैं, कि जैसे हमने वहां पर सूचना दी, स्पर्श किया और उससे
जो सूचना है वो तुरंत कहीं ना कहीं गई है, तभी तो उसको आदेश मिला है कि वो मूर्छित है। लेकिन वहां पर ना तो तंत्रिका तंत्र है, ना ही तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो ये क्रिया होती हैं ये होती हैं जल के माध्यम से। भाई वैद्युत रसायन, पहली बात तो प्रक्रिया वैद्युत रसायन है, और अगर इनकी बात करें तो तुरंत क्रिया में जैसे हमने छुआ तो वहां पर जो जल की मात्रा है उसमें परिवर्तन आता है, और जैसे ही ये कोशिकाओं के अंदर अगर जल की मात्रा अधिक है तो वो फैल जाती है, और जल की मात्रा जैसे ही कम होती है वो सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ने और फैलने से, किससे? जल की मात्रा से कोशिकाओं के सिकुड़ने व फूलने से। ये कार्य किससे होता है? जल के कारण कोशिकाओं के सिकुड़ने और फूलने के कारण ये सूचना, ये उद्दीपनों के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं, और इनका जो माध्यम है वो है वैद्युत रसायन माध्यम। आप इसको नोट करें, वैद्युत रसायन माध्यम के द्वारा जो पादप हैं वो तुरंत अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? तुरंत अनुक्रिया करते हैं। और छुई मुई की बात की थी, तो जो इस प्रकार की अनुक्रिया है उसको हम बोलते हैं स्पर्शानुकुंचन। स्पर्शानु, नोट करें, स्पर्शानु स्पर्शु कुंचन, स्पर्शानु कुंचन गति होती है उनके अंतर्गत, और ये प्रोसेस होती है। तो अब देखते हैं जो दूसरा माध्यम है, पहला तो हो गया उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, और दूसरा है वृद्धि के कारण। दूसरा क्या है? वृद्धि के कारण। अब जो पादप हैं, पादपों में दो तरह की वृद्धि होती है, या तो ऊपर की तरफ होती है या नीचे की तरफ होती है। भाई दो ही तरह की होती है, या तो अगर हम बात करें प्रकाश की तरफ, या फिर होगी अपनी जड़ों की जमीन की तरफ। दो प्रकार की वृद्धि होती है। तो इसी के आधार पर इस जो वृद्धि है इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिनकी हम बात करें तो पहला जैसे प्रकाश है, गुरुत्वाकर्षण, जल, ठीक है, इसके अलावा रसायन हो गए हैं। तो ये इनकी क्या करते हैं? वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या करता है कि प्रकाश जो पादप है, तो प्रकाश में दो तरह की वृद्धियां होंगी। प्रकाश की तरफ होगी उसको बोलेंगे हम प्रकाश अनुवर्तन यानी धनात्मक, और प्रकाश के विपरीत कौन गति करेगा? जो होंगी जड़ें। तो पहला देखेंगे अपन प्रकाश के कारण, यानी जो पहली गति होगी प्रकाशानु, ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रकाशानुवर्तन। अब पादपों के अंदर प्रकाशानुवर्तन जो गति है वो क्या होगी कि पादप का जो ऊपरी भाग है, अगर हम बात करें तो तना करेगा धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, और दूसरी बात करें जड़ करेगा ऋणात्मक। यानी प्रकाशानुवर्तन गति, ऐसी गति जो प्रकाश की तरफ हो तो वो है प्रकाशानु यानी धनात्मक अनुवर्तन गति, और दूसरी है जो प्रकाश के विपरीत दिशा में हो, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में कौन करेगा? जड़ें, तो वो होगी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है। इसके अलावा दूसरी देखें हम, कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वानुवर्तन गति, या गुरुत्वानुवर्तन गति। अब हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के अगर विपरीत कोई गति कर रहा है तो वो कर रहा है तना। क्या कर रहा है? तना। तो तना में यहां पर विपरीत होगी, तना ऋणात्मक, और जड़ ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और जड़ करेगी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और तीसरी है
जलानुवर्तन, जलानुवर्तन यानी जल की तरह, और पादपों के अंदर जड़ कहाँ होता है, जमीन के अंदर, तो वहां पर वही गुरुत्वानुवर्तन की तरह जड़ करेंगी धनात्मक और तना करेगा ऋणात्मक गति। ठीक है, तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण गति और है, वो है स्पर्शानुवर्तन। क्या है, स्पर्शानुवर्तन यानी हम किसी भी पादप को स्पर्श करते हैं तो उसके विपरीत वो क्या अनुक्रिया करता है, क्या वृद्धि करता है। तो इस स्पर्शानुवर्तन में जैसे अपन ने एक तो छुआमुई का उदाहरण लिया था, उसमें थी स्पर्शानुकुंचन। क्या थी, स्पर्शानुकुंचन। तो स्पर्श के कारण जो गति होती है, तो स्पर्श की गति में क्या होगा कि जो भाग स्पर्श में नहीं रहता वह ज्यादा गति करता है। एग्जाम्पल बात करें हम मटर का, मटर की जो प्रतान होते हैं, मटर के जो प्रतान होते हैं वो किसी के स्पर्श में नहीं रहते, इसलिए बहुत अत्यधिक गति करते हैं और कुंडलित हो जाते हैं। तो मटर के प्रतान अधिक वृद्धि के कारण कुंडलित हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत एक और गति बचती है, वो है रसायनुवर्तन। कौन सी है, रसायनुवर्तन। यहां पर ले लेंगे अपन, पांचवी है रसायन अनुवर्तन। यानी रसायनों के कारण क्या होता है कि जो गति रसायनों के माध्यम से जो गति होती है उसको बोलते हैं अपन रसायनुवर्तन गति। तो पादपों के अंदर ये रसायनों के कारण होती है, रसायनों के उद्दीपनों के कारण होती है। जैसे अगर मैं बात करूं पराग नलिका का बीजांड की तरफ गति करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पराग नलिका होती है वो पराग नलिका वो बीजांड की तरफ करती है, तो वो एक रसायन के माध्यम से करती है, क्योंकि पराग नलिका एक वर्तिका के अंतर्गत एक रसायन उत्पन्न होता है और उसके अंतर्गत वो बीजांड की तरफ गति करती है। तो ये थी पादपों के अंतर्गत समन्वय और नियंत्रण की स्थिति, जो विभिन्न प्रकार के कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, जल, रसायन। ठीक है, तो अब हम ने नियंत्रण और समन्वय पादप एवं जंतुओं के द्वारा देख लिया, लेकिन ये नियंत्रण और समन्वय जंतुओं और पादप दोनों में ही हमने पढ़ा था कि ग्रंथियों के अंदर या रसायन या हार्मोन्स के द्वारा भी नियंत्रण और समन्वय होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पादपों में हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण। पादप हार्मोन यानी ऐसे हार्मोन जो पादपों की नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, उन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। यानी वृद्धि का नियंत्रण और समन्वय करेंगे तो उनको हम कहते हैं पादप हार्मोन। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे पादप हार्मोन में, उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और चौथा पढ़ेंगे अपन एब्सिसिक अम्ल। ये चार प्रकार के यहाँ पर अपन हार्मोन पढ़ने वाले हैं पादपों के अंतर्गत। तो इनमें क्या अगर हम बात करें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, जो जिब्रेलिन
ये 3 हार्मोन है, ये तो है वृद्धि हार्मोन। तीनों कौन से हैं? वृद्धि हार्मोन। और ये है वृद्धि संवर्धन हार्मोन, यानी वृद्धि को रोकता है। तो प्रश्न पूछा जाता है वृद्धि संवर्धन हार्मोन कौन सा है? वो है एब्सिसिक अम्ल। और बाकी के 3 ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों वृद्धि हार्मोन है। तो अगर हम बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तने के ऊपरी सिरे पर। ऊपरी सिरे पर तो ये सबसे पहले प्रकाश जैसे उत्पन्न होता है, तो प्रकाश से एक्टिव होकर के उस भाग में वृद्धि को प्रोत्साहन करता है। तो ये तने के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। और जिब्रेलिन की बात करूं तो ये पाया जाता है तने, तो ये तने की वृद्धि, ठीक है। और साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन पाया जाता है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए। तो ये उस स्थान पर होता है जहां पर कोशिकाएं ज्यादा वृद्धि करती हैं, तो कोशिका की वृद्धि। और ये जो महत्वपूर्ण वृद्धि होती है वो होती है जैसे फल या बीज, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, कोशिका की वृद्धि या कोशिका विभाजन, तो उसको प्रोत्साहित कौन करता है? साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धि संवर्धन को यानी वृद्धि को रोकता है, जैसे पत्तियां झड़ने लगती हैं, पत्तियों का झड़ना, तो ये प्रमुख पादप हार्मोन है, अक्सर पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जंतुओं के अंदर हार्मोन्स नियंत्रण। जंतुओं के अंतर्गत हार्मोन्स नियंत्रण। तो जंतुओं के अंतर्गत हार्मोन्स नियमन अगर बात करें, तो जंतुओं के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं वो होते हैं अंत है स्रावी ग्रंथियां। जंतुओं के अंदर हार्मोन को स्रावित कौन करती हैं? उनके लिए जिम्मेदार होती हैं अंतस्रावी ग्रंथियां। अंतस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव है, यानी जिनको अपन क्या कह रहे हैं, हार्मोन्स कह रहे हैं, वो डायरेक्ट कहाँ डालेगी? वो डालेगी रक्त में। ये अपना स्राव सीधे ही रक्त में डालती। क्यों डालती हैं? इनमें नलिकाएं नहीं होती, इनके अंदर नलिकाएं नहीं होती, इसलिए अपना स्राव डायरेक्ट रक्त में डालती हैं। और रक्त में डालती हैं इसीलिए ये जो सूचना है हार्मोन से बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, यानी जो भी तुरंत सूचना देती है, जो भी कार्य करवाना होता है, रक्त में डालते हैं। और रक्त अपन जानते हैं कि बहुत ही स्थानांतरण का बहुत तेजी से संचरण करता है और सूचनाएं तुरंत प्रभाव से पहुंचती है। तो पहली बात तो स्रावित हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और ये अपना स्राव सीधे रक्त में डालते हैं, इसलिए इनको कह सकते हैं हम नलिका विहीन ग्रंथियां, ठीक है। अपने चैप्टर में ज्यादा नहीं है, चुनी ग्रंथियां हैं, 5-6 ग्रंथियां हैं जिनका अपन को अध्ययन करना है। तो इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, तो इनकी समय व मात्रा का जो निर्धारण ये होता है, और उस क्रियाविधि का नाम है पुनर्भरण क्रियाविधि। नोट करना हार्मोन्स का कि कब निकलना है, कितनी मात्रा में निकलना है, ये निर्धारण करता है पुनर्भरण क्रियाविधि के आधार पर। यानी कोई सा हार्मोन्स कितना कम हो गया उस मात्रा में निकलेगा, कब कम हुआ या कब वृद्धि हुई, कब कम होगा, तो ये सभी निर्धारण उसके पुनर्भरण क्रियाविधि के आधार पर होता है। तो आइए चलते हैं अंतस्रावी ग्रंथि की ओर और पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के अंतर्गत कौन कौन सी अंतस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो सभी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, इनका हमारे शरीर में
इनका हमारे शरीर में एक फिक्स मात्रा में होना जरूरी है। अगर इनकी जो मात्रा है अगर वो असंतुलित हो जाती है तो उसके प्रभाव से हमारे शरीर के अंतर्गत अनेक विकार, अनेक बीमारियां, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इनकी कमी और वृद्धि से भी अपन रोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो जिसको अपन कहते हैं कि ये अपने के माइंड में अपन ने देखा था कि जो पॉन्स क्षेत्र होता है उस पॉन्स भाग में ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पॉन्स भाग में पाई जाती है। पॉन्स भाग कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। इसके अलावा ये जो ग्रंथि है ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। क्या निकालती है? नोट, बस आपको अपन यहाँ पर क्या काम करना है, प्रत्येक ग्रंथि का हार्मोन्स नोट करना है और उसके क्या कार्य हैं वो नोट करना है। तो ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन इसका काम है शरीर की वृद्धि को प्रेरित करना। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अगर हम ग्रंथि देखें तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और ये जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन क्या करता है? मोचक हार्मोन स्रावित होता है और ये कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को। किसको कंट्रोल करता है? तो पीयूष ग्रंथि को। तो ये पीयूष ग्रंथि को स्राव के लिए करता है। ये कंट्रोल, जैसे मोचक हार्मोन निकलेगा तो ये मोचक हार्मोन प्रेरित करता है पीयूष ग्रंथि को कि आप ये वृद्धि हार्मोन से निकालिए। तो कंट्रोल हो गया, सीधी सी बात है। हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल कर रहा है? पीयूष ग्रंथि को। इसलिए पीयूष ग्रंथि का कौन है? ये फादर ऑफ फादर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तीसरी है और वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि हम जानते हैं हमारे गले में पाई जाती है और इसका काम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या? ये थायरोक्सिन हार्मोन। अभी थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है कि शरीर के अंदर जो भी उपापचय क्रियाएं होती है उनका नियमन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन। शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, जब प्रोटीन हो, वसा हो, जब इनका क्या होता है पाचन होता है तो उसका नियमन करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि या इसका दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि यानी ये जो हमारी किडनी होती है, वृक्क होते हैं, उसके ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अधि यानी ऊपर, वृक्क के ऊपर। तो ये निकालती है कौन सा हार्मोन है? वो है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये क्या करता है, जब विकट परिस्थितियां होती हैं यानी विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं तो आपातकालीन स्थिति में शरीर का कंट्रोल करता है यानी उस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमको अवगत कराता है, या करो या मरो हार्मोन भी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं अंडाशय।
तो जो अंडाशय हार्मोन है ये हार्मोन निकालता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम है एस्ट्रोजन, और ये केवल और केवल मादाओं के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करता है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण। ठीक है। छठा है ब्रषण। ब्रषण, ये ब्रषण पाया जाता है नर के अंतर्गत, यानी कि स्त्रियों के अंदर नहीं पाया जाता, और ये हार्मोन निकालता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, तो ये महिलाओं के विपरीत क्या काम करेगा, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो ये अपन के शरीर के अंतर्गत महत्वपूर्ण ग्रंथियां थी जो अपने सिलेबस के अंतर्गत हैं। बाकी इनके अलावा भी अपने शरीर के अंदर जैसे पीनियल ग्रंथि है या फिर एक परावुटु ग्रंथि है, उसके अलावा अपने अंतर्गत कौन सी थाइमस ग्रंथि है, ये कुछ और ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, पर अपने सिलेबस के अंतर्गत ये है। अब अपन पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, अगर मान लो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन निकाल लिया और इसकी स्थिति कम या ज्यादा हो जाती है, अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया तो क्या होगा, तो अधिकता की स्थिति में लंबूपन, मतलब वृद्धि ज्यादा हो जाएगी लंबूपन, और कमी क्या कर देगी, बौनापन। यानी अगर सही मात्रा में निकला है तो ठीक है, सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन सामान्य से अगर ज्यादा है तो लंबापन, व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा, और कम है तो बौना रह जाएगा। अगर मोचक हार्मोन की बात करूं तो मोचक हार्मोन अगर कम स्थिति अगर अधिकता रहती है तो ये सीधी सी बात है पीयूष ग्रंथि पर प्रभाव डालेगा अपना। थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से व्यक्ति के रोग हो जाता है जिसका नाम है गाइटर रोग। कौन सा रोग है, गाइटर रोग है, और ये गाइटर रोग गले में आती है, सूजन आ जाती है, तो यहाँ पर इसकी कमी के कारण गाइटर रोग होता है। और उसके अलावा है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन की स्थिति में हम जानते हैं कि हमारी आपातकालीन स्थिति में अगर ऐसी स्थिति है कि हमारे सामने शेर आया और एड्रीनलिन ग्रंथि ने अपना हार्मोन से निकाला नहीं, तो बताओ क्या हालत होगी। आप समझ सकते हो ऐसी हालत सही नहीं रहेगी, इसलिए सही मात्रा में निकालना जरूरी है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन है, अगर ये हार्मोन नहीं निकलेंगे तो नर और मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका विकास नहीं होगा, और नर और मादा दोनों के दोनों जो किशोर के जो परिवर्तन होते हैं वो उनमें प्रकट नहीं होंगे, और व्यक्ति है वो पूर्णतः एक वयस्क व्यक्ति नहीं बन पाएगा, और लैंगिक जनन या जनन के लिए काबिल नहीं हो पाएगा। इसलिए इन हार्मोन्स का पर्याप्त मात्रा में निकलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने तमाम जंतुओं और पादपों के बारे में नियंत्रण एवं समन्वय देखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो वीडियो है ये आपके रिवीजन के तौर पर मैं बहुत आसान तरीके से रिवीजन है, और इतना आसान है आप समझ पा रहे होंगे कि कितना आसान रिवीजन है। ठीक है, तो आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि समय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं, कुछ समय और बचा है, इसलिए प्रत्येक अध्याय व चैप्टर वाइज रिवीजन करते चलें। प्रत्येक चैप्टर का अगर कोई सस्पेंस है, क्यूरीज हैं, तो वो हमें अवगत कराएं। आप अवगत कराते नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है, अवगत कराया करो। ठीक है, इसके अलावा मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर की लिंक है, वहाँ से आप जाकर के प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।